यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉरम एस का हम लोग देखेंगे यहाँ पर टेस्ट नंबर जो रहेगा ये टेस्ट नंबर 8 है, ठीक है। यूपी पीसीएस का है टेस्ट नंबर 8। और यहाँ पे जो इसका सिलेबस है मैंने आपको दिखाया यहाँ पर फ्रंट में कि क्या क्या सिलेबस इसका है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है। उसी सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस के साथ यहाँ पर जो सब टॉपिक इसके हैं वो सब टॉपिक के अंदर यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे इसमें, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो फोरम का जो टेस्ट है ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर कराया जा रहा है, ठीक है। तो जो कि काफ़ी अच्छा रहता है ना। टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छे, क्वेश्चन भी काफ़ी यहाँ पर अच्छे फ्रेम किए गए फोरम एस के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फोरम एस के जितने भी यहाँ पर बीपीएससी है, स्टेट पीसीएस है ना। स्टेट पीसीएस में जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, और भी यहाँ पर हो सकता है कि जैसे राजस्थान पीसीएस का भी शायद हो सकता है कि आने वाला हो, है ना। तो जितने भी स्टेट पीसीएस के यहाँ पर टेस्ट हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं फोरम एस के द्वारा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। और 25 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के वितरण के संबंध में विचार करना है। तमिलनाडु का तट मानसून के दौरान शुष्क रहता है, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा की वृष्टि छाया जो रेन शैडो है उस क्षेत्र में स्थित है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु को बंगाल की खाड़ी शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित बताता है और भौगोलिक दृष्टि से नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यद्यपि तमिलनाडु ग्रीष्मकाल में अपेक्षाकृत शुष्क रहता है, परंतु इसका जो मुख्य कारण है ये कि किसका, बंगाल तट की खाड़ी से शाखा के समानांतर स्थित होना, और परिणामस्वरूप पवनें स्थल भाग में प्रत्यक्ष रूप से नहीं टकराती हैं और पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। वास्तव में तमिलनाडु में अरब सागर शाखा की वर्षा छाया प्रभाव में आता है क्योंकि पश्चिम घाट इस शाखा का अवरुद्ध कर देता है। सेकेंड बात है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत के पश्चिमी तटों पर शुष्क अंतराल या ड्राई स्पेल्स जो होते हैं तब उत्पन्न होते हैं जो पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं। क्या होगी सेकेंड बात, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत में पश्चिमी तट समानता प्रचुर मात्रा में पर्वतीय वर्षा होती है, किंतु जब दाब प्रवणता में अधिक परिवर्तन होता है और आर्द्र पवनें तट से लंबवत टकराते के बजाय उसके समानांतर बहने लगती हैं, तब क्या होता है, शुष्क अंतराल उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में पवनें पश्चिमी घाट के ऊपर नहीं उठती हैं, जिससे पर्वतीय उत्थान रुक जाता है और वर्षा समाप्त हो जाती है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, पहला गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और देख सकते हो कि जो मानसून है उसमें विराम क्या होता है, जैसे मानसून विराम बोलते हैं, है ना। तो मानसून विराम क्या होता है, देखो जो मानसून विराम है ये वर्षा जो होती है ऋतु के दौरान व्यवस्था होती है जब मानसून गर्द उत्तर की ओर हिमालय के समीप खिसक जाता है। इसके परिणामस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है जबकि उत्तरी मैदानों में शुष्क अंतराल उत्पन्न होता है। एक तरह से मानसून विराम हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी पीसीएस के, इनमें से कौन सा मानसून विराम की एक परिभाषा को सही बताता है, ठीक है, नोट कर लो। आगे आते क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सही क्या होगा, क्वेश्चन पहले का आपका दूसरा करेक्ट है तो सी। क्वेश्चन नंबर 2, मुनरो द्वीप किस राज्य में स्थित है। मुनरो द्वीप है ये स्थित है कहाँ पर, करेक्ट आंसर केरला, करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही होगा। मुनरो द्वीप या मुंड्रो थुलुरु, मुंड्रो थुलुथु, है ना, ये जो द्वीप है ये केरल के कोल्लम जिले में अष्टमुडी झील के कल्लाडा नदी के संगम पर स्थित है और द्वीपों का समूह अष्टमुडी झील और कल्लाडा नदी के संगम पर बसा ये द्वीप त्रावणकोर के तत्कालीन रियासत को ब्रिटिश रेजिमेंट कर्नल जॉन मुनरो के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा बोला कि अभिकथन है और कारण कांडला बंदरगाह को और मर्मुगांव बंदरगाह जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। पहला क्या होगा, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान डूबे हुए तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका शहर जो कभी पश्चिमी तट पर स्थित है भारतीय मुख्य भूमि का हिस्सा था, अब पानी में डूब चुका है। इस जलमग्नता के कारण ये एक सक्रिय पट्टी है और बंदरगाहों तथा पोताश्रय के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। कांडला, मांझगांव, जेलन यहाँ पर जो बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मर्मुगांव, मंगलौर, कोचीन आदि पश्चिमी तट के स्थित कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह हैं। इस तटीय मैदान से होकर बहने वाली नदियाँ किसी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। जो जो पॉइंट आते जा रहे हैं आप इनको लिखते जाओ, अगर जो पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहे हैं उनको या फिर आपको जो नहीं याद है उनको लिख सकते हो।
सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि पूर्वी तटीय मैदान के विपरीत जो उत्थित यहाँ पर मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान निमग्न तटीय मैदान होंगे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान क्या है, अधिक यहाँ पर चौड़ा होता है और ये एक क्या है, उभरे हुए तट का एग्जाम्पल बताता है। यहाँ से विकसित डेल्टा पाए जाते हैं जिनका निर्माण उन नदियों द्वारा होता है जो पूर्व की और बैतनी और गंगा खाड़ी में गिरती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी डेल्टाओं के शामिल होती हैं और अपनी उभरी हुई प्रकृति के कारण यहाँ बंदरगाहों में पोतसरे की संख्या काफ़ी कम है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर देखो, जितने मैं बात बताता जा रहा हूँ इसमें की पॉइंट सब में है, आप लिखते जाओ, काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इनको जब पढ़ोगे, रीड करोगे, एक बार टेस्ट खत्म होने के बाद इनको सबको रीड किया करो पॉइंट को जो लिखते हो, ठीक है। आंसर दोनों करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? तीसरे का बी करेक्ट है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। आगे क्वेश्चन आता है 4 नंबर। क्वेश्चन 4 बोला, नीचे दिए गए यहाँ पर युग्म नदियाँ और इनके उद्गम स्थल है, कौन सा सही है बताना है। यहाँ पर जो सही होगा चौथे में ये हो जाएगा, एक तो ब्रह्मपुत्र चेम युंगडुंग ग्लेशियर करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेम युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यहाँ ये दक्षिणी तिब्बत के एक सूखे और समतल क्षेत्र में लगभग करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तक पूर्व की ओर बहती है और ये इसे त्सांगपो के नाम से भी जानती है। त्सांगपो या सांगपो बोलेंगे, ठीक है। ये नामचा बरवा के पास मध्य हिमालय में एक गहरी घाटी बनाते हुए और एक उग्र और गतिशील नदी के रूप में उभरती है, ठीक है। और यह नदी तलहटी में सियांग या दिवांग नाम से होकर बाहर निकलती है। ये अरुणाचल प्रदेश में सदिया शहर के पश्चिम भारत में प्रवेश करती है। इतनी बात याद रखना है इसकी। सेकेंड बात है, महानदी क्या होगी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। गलत है, क्योंकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में सिहारवा पर्वत के पास से होता है और ये उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और इस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का करीब कितना, आधे से अधिक, मतलब 53% आप मान सकते हो, ये हिस्सा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जबकि करीब 47% जो हिस्सा बचता है ये उड़ीसा में कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, जो कि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम गर्मियों के दौरान निचले हिस्से में उत्तर पूर्वी मानसून को लेकर के वर्षा करती है। इसलिए यह नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ष भर जल क्यों भरी रहती है? तो ये सब की पॉइंट आपको लिखते जाना है। तीसरा, नर्मदा महाबलेश्वर। गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी ढलान से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से होता है और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी में बहते हुए ये जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के एक सुरम्य घाटी और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। चौथा है मानस जो है त्सो लहामू झील। चौथा क्या होगा? चौथा भी गलत है, क्योंकि ये जो मानस है या मानस या बोलते हैं इसको गोंडगी नदी, गोंडली नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिले से निकलती है और दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है, ठीक है। और ये भूटान की नदियाँ आमतौर पर उत्तर से पश्चिम से दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये तासीगांग के पास भूटान में प्रवेश करती है और इस नदी की प्रणाली की मुख्य धारा है। गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो पूछा था सही कौन सा है, तो ए करेक्ट है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बातें इतनी है वो सब याद रखना है आपको। क्वेश्चन 5 है, गंगा नदी प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर इसमें क्या होगा? सही है गलत है, क्या पूछ रहा है? कौन सा सही है? पहला, सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, एक प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदी है जो बिहार से गंगा से मिलती है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि जो दाहिने तट की सहायक नदियाँ दक्षिण से नदी में मिलती हैं, ठीक है। और सोन ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदी है और ये अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए बिहार के पटना के पास गंगा में मिलती है। रामगंगा, गंडक और महानदी महत्वपूर्ण बाएं तट की सहायक नदियाँ जो मुख्य रूप से हिमालय ग्लेशियर से निकलती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पर इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में मार्बल रॉक गॉर्ज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा, या किस नदी के किनारे बना हुआ है? आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर नर्मदा।
मध्य प्रदेश के मार्बल रॉक गार्ज को उसकी दोनों और नर्मदा नदी के बहने से बनी विभिन्न चमकदार और आकर्षक आकृतियां दिखाई देती हैं। यह भी देखा गया है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति एक गार्ज से होकर गुजरता है तो संगमरमर के पर्वत होते हैं, पठार है ना, उनसे अलग अलग रंग और यहाँ तक कि जानवरों को तथा अन्य जो जीवित प्राणी होती है वो जैसी आकृतियाँ भी धारण कर लेती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिम ढलान से होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 7 है नदी तंत्र और उसके तट पर बसे शहरों के संबंध में विचार करना है। बद्रीनाथ कस्बा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 7वें का पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि अलकनंदा का उद्गम सतोपथ हिंद या हिमनद से होता है और भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ इसी तट पर स्थित है। सेकंड, अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर आधिकारिक तौर पर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। इसे गंगा नाम तभी मिला जब देवप्रयाग में दो नदियां मुख्य रूप से आपस में मिली। ठीक है, और गंगा अपने उद्गम स्थल में एक धारा के रूप में प्रवाहित नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश को उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये सब बातें याद रखना है। आंसर डी, 7वें का करेक्ट आंसर दोनों सही है, डी। क्वेश्चन 8 है अभिकथन कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तुलना में थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान अधिकतर अंतर होता है। इसमें क्या होगा? पहला, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, क्यों? क्योंकि कुछ स्थानों पर दिन और रात के तापमान अत्यधिक अंतर होता है और थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इसी रात गिरकर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ जाता है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार में ये केरल में दिन और रात के तापमान शायद ही कोई अंतर होता हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो पहला से। दूसरा, थार मरुस्थल में बादलों की अनुपस्थिति और नमी की जो कमी होती है उसके कारण दिन और रात के तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सेकेंड करेक्ट है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बादल नहीं होते, इसलिए भूतल से गर्मी काफ़ी तेज़ी से वापस हवा में चली जाती है, जिससे रात का तापमान तेज़ी से गिर जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है रात के टाइम। और दिन के समय रेत सूर्य की रोशनी में मिली गर्मी को अवशोषित करके हवा में अत्यधिक गर्म कर देती है, जिससे तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट है, 8वें का 1 और 2। ठीक है, और क्या करता है? इसकी व्याख्या भी करता है, तो बी नंबर स्टेटमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है लक्षद्वीप द्वीप समूह के संबंध में विचार करना है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है और भौगोलिक रूप से 9 डिग्री चैनल द्वारा मुख्य रूप से द्वीप समूह से अलग है। पहला क्या होगा? 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है और इस समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होगा और ये 9 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप से शेष द्वीपों को अलग होता है। इससे और दक्षिण में 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। सेकेंड है लक्षद्वीप का संपूर्ण द्वीप समूह ज्वालामुखी का मूल का है, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप एटोल मूंगा मूल के हैं और ये चागोस लक्काद्वीप रिच पर बने हैं, जो कि एक जलमग्न पठार है, जबकि अंडमान और निकोबार मुख्य रूप से ज्वालामुखी या विवर्तनिक मूल के होते हैं और ये जलमग्न पर्वत श्रृंखलाओं के उभरे हुए हिस्से को म्यांमार की अराकानियोमा पर्वतमाला का विस्तार है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 करेक्ट है, 9वें का बी। क्वेश्चन नंबर 10 भारत के तटों के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है? भारत के तट के बारे में जो गलत है, पहली बात है पूर्वी घाट में केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? करेक्ट है, पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। सही बात है। पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, जैसे कि गुजरात। ठीक है, हाँ गुजरात पश्चिमी घाट हो गया एक तरह से। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये हो गया। सही है, पूर्वी घाट निरंतर यहाँ पर है और उन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया सकता है। तीसरा गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट का वर्णन बता रहा है, ये जो बात कर रहा है ये पूर्वी घाट नहीं होगा, ये पश्चिमी घाट की बात कर रहा है, क्योंकि वास्तव में पूर्वी घाट निरंतर नहीं है और अनियमित है, क्योंकि ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके द्वारा काटे हुए और जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ये गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। करेक्ट है।
ये दोनों पर्वतमाला नीलगिरी पहाड़ियों पर ब्लू माउंटेन्स पर मिलती है। आंसर क्या होगा कि 10वें का सी, गलत पूछा है। क्वेश्चन 11, भारत में अपवाह प्रतिरूप के संबंध में विचार करना है। एक रेडियल अपवाह प्रतिरूप की विशेषता यह है कि उसमें नदियाँ किसी केंद्रीय पहाड़ी या गुंबद जैसी संरचना निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेगा जो 11वें का, ये करेक्ट है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है। सेकेंड बोला है सोन नदी और नर्मदा नदी एक प्रतिरूप या इस प्रतिरूप के बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि ये दोनों अमरकंटक पठार से निकलती हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी सही है क्योंकि अमरकंटक पठार केंद्रीय उच्च भूमि के रूप में काम करता है। यहाँ से नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और सोन उत्तर पूर्व की ओर बहती है गंगा से मिलने के लिए, ठीक है। और महानदी विशेष रूप से इसकी सहायक नदी इसके निकट से ही निकलती है और दक्षिण की पूर्व की ओर बहती है। आंसर क्या होगा 11वें का 1 और 2 दोनों बातें यहाँ से क्या हो जाएगी, एकदम करेक्ट है। डी यहाँ से 11वें का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 बोला है सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं यहाँ से इसमें बोला है कि भारत का यहाँ पर जलप्रपात है इसके, ठीक है, और इसका यहाँ पर स्थान दे रखा है। देखते हैं, पहला बोल रखा है यहाँ पर कि दूध सागर क्या होगा, दूध सागर आपका हो जाएगा गोवा, बरकाना जो हो जाएगा, बरकाना आपका कर्नाटका, आगे खंडाधार आपका जो हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, पलानी आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका इस टाइप से क्या हो जाएगा, बी यहाँ से इसका सही मैच कर रहा है, ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से 13, निम्नलिखित में से किससे भारत का सबसे बड़ा लेगुन बनाता है। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बनाता है चिल्का झील, यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। चिल्का झील भारत के सबसे पूर्वी या भारत के पूर्वी उड़ीसा तट पर राज्यों पर फैली हुई मुहाना सदृश स्वरूप के यहाँ पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। इसे भारत के सबसे बड़ा लेगुन माना जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े लेगुन में गिना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी पाए जाने वाले प्रवासी जल पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन आश्रय स्थल बनता है और रामसर स्थल यानी आर्द्र जो भूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि है उसके रूप में नामित किया गया था। झील के भीतर स्थित नलबन द्वीप को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 14 14, नर्मदा और तापी नदियों के बारे में विचार करना है। अधिकांश प्रायद्वीप नदियां के विपरीत नर्मदा और तापी नदियां गोंडवाना के भूभाग के टूटने के दौरान बनी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। 14 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है क्योंकि नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियों में अद्वितीय है क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और इसका कारण विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित भ्रंश निर्देशित भ्रंश घाटी की उपस्थिति है। ये भ्रंश गोंडवाना प्लेट के विवर्तनिक बदलाव के दौरान बने थे, ठीक है। सेकेंड बात है, इन नदियों की विशेषता यह है कि इसमें विसर्प नहीं होते हैं और इनके मुहाने पर डेल्टा निक्षेप की भारी कमी होती है। सेकेंड बात सही है क्योंकि इन नदियों का मार्ग निश्चित होता है और इसमें विसर्प या घुमावदार मोड़ नहीं होते हैं क्योंकि ये कठोर चट्टानी सतह और संरचनात्मक दरारों से होकर बहती है, ठीक है। दोनों बातें सही है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जो होता है आपका ये गोदावरी, डेल्टा जो होता है गंगा या गोदावरी के विपरीत ये डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये खाड़ी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। डेल्टा के बारे में यहाँ पर ये इसलिए इनकी गति काफ़ी तेज होती है और ये अपने साथ कम अवसाद बहाकर ले जाती है और डेल्टा बनाने के बजाय अरब सागर में ज्वलनात्मक बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से क्वेश्चन 15 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर सीमावर्ती नदी नहीं है। अंतर सीमावर्ती नदी नहीं है, कौन सी बताना है। आंसर क्या होगा, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का महाकाली नदी जिसे शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं और एक महत्वपूर्ण अंतर सीमावर्ती नदी है जो भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाएगी और भारत के उत्तराखंड में स्थित महान हिमालय से निकलकर ये उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और अंत में गंगा नदी का एक मुख्य सहायक नदी के रूप में घाघरा में मिल जाती है, ठीक है, याद रखना है। बी करेक्ट है। फेनी क्या होगा, फेनी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर सीमावर्ती नदी है और ये भारत बांग्लादेश सीमा का एक हिस्सा बनाती है और दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थित उससे जिले से निकलती है और ये भारतीय सीमा की ओर सबरूम शहर से होकर गुजरती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में स्थित मेघना के मुहाने पर सेंडद्वीप क्षेत्र में
मिल जाती है। कुशियारा के बारे में देख लेते हैं। कुशियारा नदी बराक नदी की एक वितरिका है जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहती है और सिलहट जिले में बांग्लादेश के साथ एक सीमा साझा करती है। दूध कुमार ये क्या है? ये नदी जो भारत के पश्चिम बंगाल की रायडक या संकोच नदी के नाम से जानते हैं इसको, और ये पटेश्वरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ इसका नाम बदलकर दूध कुमार हो जाता है। और पटेश्वरी में इस नदी में गराधर और गंगाधर नदियाँ सहायक नदियों के रूप में मिलती हैं और बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। करेक्ट आंसर इस टाइप से बी करेक्ट है। सबके बाद मैंने आपको एक बात बता दी, आप नोट करके छोटे छोटे पॉइंट बना लो। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पर्वत शिखर और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थान देखते हैं। सैंडल पीक 16। सैंडल पीक क्या होगा? ये आपका उत्तर अंडमान, ठीक है, उत्तर अंडमान में स्थित ये पूरे द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान है। ये सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। माउंट डियावोलो मध्य अंडमान का सबसे ऊंचा स्थान है। माउंट कोयोब है करीब 460 मीटर दक्षिण अंडमान में स्थित एक प्रमुख चोटी। और माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार स्थित सब जो निकोबार है इसके द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है 642 मीटर। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 16 का ये करेक्ट है। 17 नंबर है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। उत्तराखंड में पंचप्रयाग के निर्माण में अलकनंदा नदी को मुख्य धारा माना जाता है। 17 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सोचो। 17 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अलकनंदा वास्तव में पंचप्रयाग की ऋण है और ये एक लंबी धारा वाली नदी है जो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और पवित्र पांचों संगमों में प्रत्येक पर विभिन्न सहायक नदियों के संग्रह को ग्रहण करती है। आर कर्णप्रयाग वह विशिष्ट भौगोलिक स्थान है जहाँ अलकनंदा पिंडर नदी से मिलती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, अलकनंदा से बाएं तट पर उससे मिलती है, ठीक है। बातें लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों तथात्मक रूप से सही है, लेकिन कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का विशिष्ट मिलन की बात कर रहा है, ये नहीं करता है इसमें, ठीक है। सिंपल से समझ सकते हो अगर कि यहाँ पर देखो उत्तराखंड में पंचप्रयाग की जो अलकनंदा नदी की मुख्य धारा की बात कर रहा है और यहाँ पर ये बात कर रहा है कर्णप्रयाग के लेकर के। सिंपल से समझ सकते हो पंचप्रयाग और कर्णप्रयाग की, ठीक है, तो इस वजह से इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? 17 का क्या होगा? 17 का सी करेक्ट है। 18 नंबर है, भारत में कोरल रीफ मूंगा चट्टानों के विकास के निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? कोरल रीफ के बारे में देखो, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खंबात की खाड़ी, इसका आंसर होगा, क्योंकि कोरल रीफ पृथ्वी का सबसे अधिक जैविक विविधता वाले समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है और कोरल पॉलिप उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाने वाले छोटे मांसल समुद्री एनोमिन होते हैं और ये उथले पानी में रहते हैं और जो जुक्सेंथली नामक छोटे शैवालों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर जीवन यापन करते हैं और इन शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है जिसके द्वारा वे कोरल पॉलिप्स का कार्बन युक्त यौगिकों में आपूर्ति करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। भारत में जो कोरल रीफ है कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह और मालवन जैसे जो क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। ये खंबात की खाड़ी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर 18 का डी। क्वेश्चन 19 है ना, 19 नंबर देखते हैं। अभिकथन, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी। हालांकि 18वीं शताब्दी में उसने अपना मार्ग बदल दिया था और अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऐसा नदी अधिग्रहण किस लिए हुआ? ऐसा नदी अधिग्रहण मतलब रिवर कैप्चरिंग को लेकर के नामक एक प्रक्रिया के कारण हुआ है जो हिमालय में एक सामान्य घटना है, ठीक है, कोई नई नहीं है, एक सामान्य घटना है। ये आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है कि एक नई घटना है ऐसा करके, है ना, तो याद रखना है। सेकेंड बात देखते हैं, पहला तो करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से 19 की ये बोला कि कारण आर में यदि अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि नदी अधिग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नदी एक दूसरे के मार्ग पर आधिपत्य जमा लेती है और ये हिमालय में एक आम घटना होती है। ऐसा कोई कारकों से या कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि नदी में मार्ग में बदलना, भूस्खलन या भूकंप जैसे। जिस तरह के मामले में नदी भूस्खलन के कारण बदल दिया था। तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी करता है नहीं करता है,
व्याख्या इसकी पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। बात कर रहा था इसकी व्याख्या करेगा ये वैसे ना, ये भी सही है और भी सही है। हाँ, इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट होगा। इसमें बातें दोनों करेक्ट, इसकी व्याख्या भी सही करता है, ए करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 20 देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो यूपी पीसीएस ने पूछा है, कब पता है? यूपी पीसीएस ने 2021 में पूछा है क्वेश्चन वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर, प्रदीपी पठार की पर्वत जो चोटियां हैं उसके संबंध में। यहां से स्टेटमेंट देखेंगे। पहला है 20वें का, अहमदनगर जिले में स्थित कलसुबाई महाराष्ट्र में सह्याद्री श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। 20वें का पहला करेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के स्थानीय रूप से क्या करता है? स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और ये कलसुबाई चोटी का राज्य का सबसे ऊंचा बिंदु है और एक प्रमुख ट्रैकिंग स्थल है। और कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य अभयारण्य के अंतर्गत आता है। पहली बात क्या हो गई? करेक्ट हो गई। दूसरी बात, सेकंड बात यहां से, अनाईमुडी पहाड़ियों में स्थित है, पश्चिमी घाट के साथ पूरे प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात भी करेक्ट है। इसके नाम का शाब्दिक अर्थ है हाथी का सिर। यह पूर्वी घाट या उत्तरी पश्चिमी घाट की किसी भी चोटी की तुलना में काफी ऊंचा है। दोनों बातें सही है, आंसर डी। क्वेश्चन 21 नंबर है 21, भारत की तटीय विशेषताओं के संबंध में विचार करने। कयाल उथले लेगून अथवा बैक वाटर है जो विशेष रूप से केरल के मलाबार तट के साथ पाया जाता है। पहला क्या होगा? 21 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। पहली बात एकदम सही है। ठीक है, सेकेंड बात है, ये बैक वाटर नदियों और समुद्री तरंगों की क्रिया से निर्मित होता है तथा अंतर्देशीय नौवहन और मत्स्य पालन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दोनों बातें इसके सही है। आंसर क्या होगा? 21 का दोनों सही है, 1 और 2 करेक्ट आंसर यहां से डी सही है। 22 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। ये बोले झेलम नदी जो सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है, बेरीनाग के स्रोत से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भूगर्भ जल में होकर बहती है। 22वें का क्या होगा? पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, गोमती और घाघरा को गंगा की महत्वपूर्ण दाहिने तट की सहायक नदियां मानता है जिनका उद्गम तिब्बत हिमालय से होता है। गलत है, क्योंकि गोमती घाघरा की बाएं तट की सहायक नदियां, और यद्यपि घाघरा का उद्गम हिमालय से होता है, जबकि गोमती एक मैदानी उद्गम वाली नदी है जो गोमलताल से निकलती है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? 23 का आंसर हो जाएगा, ये पार करती है डी, माही नदी इसका सही आंसर है डी, क्योंकि माही बेसिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से विस्तृत है। इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ, पूर्व में मालवा पठार, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में खंबाती खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से सुमेल करने झील और स्थान। देखते हैं। साला झील आपको हो जाएगा यहाँ से क्या? ये आपका हो जाएगा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बड़खल झील हरियाणा है ना, लोकटक झील मणिपुर, काली वैली झील तमिलनाडु। सब मैच करने A1 B2 C3 D4, ये करेक्ट आंसर है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने। कोसी नदी सतपुड़ा श्रेणी के समानांतर बहती है। 25वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम तिब्बत के माउंट एवरेस्ट में उत्तर से स्थित है, जहाँ इसकी मुख्य धारा अरुण से निकलती है और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के इसमें पश्चिम सन की कोसी को लेकर के तैमूर कोसी मिलती है। सेकेंड बात है, गोदावरी नदी एकमात्र प्रायद्वीप नदी है जो कोई डेल्टा नहीं बनाती है। गलत है, क्योंकि गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। ठीक है, यहाँ से बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है कई भागों में शाखाओं में विभाजित होकर। दोनों बातें गलत है आंसर।
पूछा है, कौन सा गलत होगा? तो ए, मतलब कौन सा यहाँ पर सही है? तो कोई सही नहीं है, दोनों गलत हैं, ए यहाँ से आंसर होगा। इस टाइप से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूरे होगा। टेस्ट नंबर 8 यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला करेंगे टेस्ट नंबर 9, वो कल करेंगे। ठीक है, यहाँ से एंड करते हैं। और हम लोगों ने सुबह देखा DIS का UPPCS का टेस्ट, वो भी आप देख सकते हो। 13 नंबर फुल लेग टेस्ट दूसरा है, वो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।